बेशरम बहू का पति से धोखा। दुल्हन के लिबास में सुमन अपने बिस्तर पर खामोशी से बैठी हुई थी। अपने आंखों में कई सारे सपने लेकर वो अपने गांव से शहर इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उसके मन में थोड़ा डर भी था और थोड़ी घबराहट भी। तभी उसका पति मोहन शेरवानी पहने उसके कमरे में प्रवेश करता है। सुमन की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मोहन सुमन के पास आकर बैठ जाता है। जानती हो सुमन, शहर में कई लड़कियों के रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई जची नहीं। लेकिन तुम्हारी तस्वीर जब मेरी माँ ने पहली बार दिखाई तो मेरा दिल तुम पर अटक गया। अच्छा, ऐसा क्यों ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर भोलापन, जो सादगी है, वो मुझे शहर की लड़कियों में कभी नहीं दिखी। मोहन और सुमन दोनों की पहली रात थी। वो दोनों घबराए हुए थे। दोनों बातें तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं एक डर भी उसके अंदर था। लेकिन तभी सुमन का पेट दर्द शुरू हो गया। आ क्या हुआ सुमन, ये तुम अचानक कराने क्यों लगी? मेरे पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा है। जी, पेट में दर्द, रुको, मैं तुम्हें पेट दर्द की गोली देता हूँ। मोहन बिस्तर से उठा और अपनी अलमारी में दवा खोजने लगा, लेकिन उसे दवा नहीं मिली। यहीं तो रखी थी दवा, फिर यहाँ से कहाँ गई? तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसके पिता के पेट में दर्द उठ गया है, तो उसने वो दवा अपने पिता के कमरे में रख दी थी। सुमन, एक मिनट रुको, दवा यहाँ नहीं है, पापा के कमरे में है। मोहन भागकर अपने पिता के कमरे में जाता है और उन्हें सुमन के पेट दर्द के बारे में बताता है। मोहन दवा लेकर अपने कमरे में जाता है। उसने पीछे पीछे उसकी मम्मी पापा भी उसके कमरे में आते हैं। इधर सुमन का पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह लगातार कराए जा रही थी। इस बीच मोहन की बहन रूपा भी सुमन की कराने की आवाज से जाग जाती है और उसके कमरे में आती है। क्या हुआ मोहन भैया, भाभी इस तरह क्यों रो रही है? सुमन को दवा तो दे दी गई थी, लेकिन उसका पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच सभी ने सलाह मशवरा किया कि सुमन को अस्पताल ले जाया जाए। वो सभी अस्पताल जाने के लिए तैयारी में लगे, लेकिन तभी एक छोटे से बच्चे की कराने की आवाज से सभी चौंक गए। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? हमारी नई नवेली दुल्हन एक बच्चे को जन्म दे दिया है। पल में ही वहाँ का माहौल बदल गया। सुमन के सास, ससुर और ननद सभी उसे बुरा भला कहने लगे, उसे अपमानित करने लगते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे का तो नसीब ही फूट गया। हमने सोचा था कि गांव की लड़की को दुल्हन बनाकर लाएंगे तो वो संस्कारों वाली होगी। देख रहा है ना मोहन, ये तो कोतई निकली कोतई। अरे पता नहीं पूरे गांव में क्या क्या गुल खिलाए होंगे, कितनों के साथ मुंह काला किया होगा। मोहन बेटा, ऐसी लड़की घर में दुर्भाग्य लेकर आती है। इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल बाहर करते हैं। कल को कहीं लोगों को पता लगा गया तो हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन सभी ने सुमन को मार मार कर बाहर निकाल दिया। सुमन रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। भगवान के लिए मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आप लोगों के भरोसे यहाँ आई थी। मोहन आप चुप हैं, आप तो कुछ बोलिए। चुप कर कोतई, यहाँ से निकल और इस घर की ओर आने की हिम्मत मत करना। अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाए सुमन वहाँ से निकल गई। वो सड़क पर इधर उधर भटकती रही और अनजान शहर में वो ना तो किसी को जानती थी और ना ही उसे रास्ते का पता था, लेकिन फिर भी वह चलती रही
और वह जब बहुत थक गई तो वो एक बड़े से घर के बाहर सो गई। उसकी नींद सुबह जब खुली, जब उसने किसी आदमी को डांटने की आवाज सुनी, तभी उसकी नजर एक कार के ड्राइवर पर गई जिसे उसका मालिक डांट रहा था। बड़े बेशर्म किस्म के आदमी हो रवि, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी कार लेकर इधर उधर मत घूमा करो। वो तो मेरे दोस्त ने देख लिया कि तुम मेरी कार लेकर अपने दोस्तों के साथ स्टाइल मारने के लिए रात में लॉन्ग राइड पर जा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, और उसने मुझे खबर कर दी। देखो मैं बार बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मगर इस बार मेरी कार लेकर घूमने गए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। ये कहकर कार का मालिक बंगले के अंदर चला गया। सुमन ने जैसे ही उस ड्राइवर का चेहरा देखा तो वह दंग रह गई। वह भागी भागी उसके पास गई और कहा, रवि रवि तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन करने की कोशिश की, तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? देखो देखो यह बच्चा तुम्हारा है। सुमन की बातों को सुनकर रवि ने सुमन के गाल पर थप्पड़ मारा और उससे कहा, कौन हो तुम, कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये किसका बच्चा उठाकर ले आई हो? अब कह रही हो मेरा बच्चा है? पागल वागल नहीं हो ना तुम? चलो भागो यहाँ से, पगली कहीं की। रवि की बातों को सुनकर सुमन की आंखों से आंसू आ गए। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और फिर उस अनजान शहर में किसी अनजान सड़क पर पुरानी बातों को सोचते हुए जाने लगी। रवि इन दिनों अपने गांव कल्याणपुर आया हुआ था। वह शहर में नौकरी करता था, लेकिन वह शहर में क्या करता था किसी को पता नहीं था। लेकिन उसके स्टाइल से सभी को लगता जरूर कोई बड़ा काम ही करता होगा। जब भी वो आता तो वो अपने कार से ही आता। बड़ा सा मोबाइल, लंबे बाल और आंखों में काला चश्मा। जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगता। आज भी उसके साथ वही हुआ। जैसे ही वो मनोज झालमुड़ी के दुकान पर झालमुड़ी खाने रुका तो, अरे कब आए रवि भैया, इस बार तो बहुत दिन लगा दिए आपने। वैसे एगो बात कहें रवि भैया, आप ना फिल्मों में काहे नहीं ट्राई करते हैं, क्योंकि आप लगते हीरो की तरह ही। मनोज की बातों को सुनकर रवि और थोड़ा चौड़ा हो गया और अपने चश्मे को उतारते हुए बोला, अरे फुर्सत कहाँ है अपने काम से, जो हम फिल्मों विल्मों के चक्कर में पड़े। खैर अगर ऐसा मौका मिला तो हीरो की ही बन जाएंगे। चलो तुम बातें कम करो, 10 रुपये के झालमुड़ी बना दो। क्या भैया, आप इतने बड़े आदमी हैं और झालमुड़ी सिर्फ 10 रुपये का? मनोज की बातों को सुनकर रवि उसे बोल ही रहा था, तभी एक लड़की सुमन अपनी कुछ दोस्तों के साथ उसी दुकान पर आई और बोली, मनोज भैया जरा जल्दी से 10 रुपये की झालमुड़ी बना दो ना प्लीज, और मिर्चा थोड़ा ज्यादा डालना, एकदम चटपटा और तीखा बनाना, ऐसी बनाना कि खाने के साथ आंखों से पानी आ जाए। मनोज झालमुड़ी बनाने लगा तो सुमन ने उससे कहना शुरू किया कि झालमुड़ी में ये डाल दो, वो डाल दो, इसे भी डाल दो, उसे भी डाल दो। उसकी बातों को छोड़कर 10 रुपये में मनोज ने कहा कि डाल दूं। अरे क्या 10 रुपये, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं मनोज भैया, बहुत ही मेहनत से आते हैं। पता है बापू को घंटों खेत में पसीना बहाना होता है। इतने में मनोज ने झालमुड़ी बना दी थी। उसने वो सुमन को दिया। सुमन खाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रवि जो अभी तक सुमन को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, उसने मनोज से पूछा, अरे मनोज भैया कौन थी ये लड़की? बाप रे कितना बकबक करती है। अरे रवि भैया पहचाना नहीं आपने इसे? अरे ये सुमन है, हरिनाथ की बेटी। अच्छा हरिनाथ चाचा की बेटी है।
ये काफ़ी बड़ी हो गई है। रवि ने मनोज के सामने सुमन को भले बातों से कहा, लेकिन उसकी बातें उसे बहुत पसंद आ गई थी। वह उस पर लट्टू हो गया था। एक दिन की बात है, सुमन जब अपने खेत से लौट रही थी तो रवि उसका पीछा कर रहा था। अचानक वह उसके सामने आया और उससे बोला, सुमन देखो, मुझे बात को जलेबी की तरह घुमाकर बोलने की आदत नहीं है, इसलिए सीधा सीधा बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें जब से देखा है, रातों की नींद और दिनों के चैन उड़ गए हैं। तू मेरी सपनों में आती ही हो। हर वक्त ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास हो। देखो, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। रवि की बातों को सुनकर सुमन उसे घूरकर देखने लगी। ये सब क्या कह रहे हैं? आप देखिए, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। चलिए हटिए यहाँ से, नहीं तो बापूजी को बुलाकर आपकी पिटाई करवा देंगे। अरे, मैं तो पहले ही तुम्हारे इश्क में मर चुका हूँ। अब क्या ही तुम किसी से पिटवाओगे। देखो, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, तुम्हारे गांव का ही हूँ। शहर में अच्छी नौकरी भी करता हूँ, दिखने में भी ठीक ठाक हूँ। तो फिर मेरे प्यार को ठुकरा के क्या मिलेगा? उससे बाद रवि ने फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। सुमन के लिए यह सब बिल्कुल नया था, लेकिन रवि का यह स्टाइल उसे पसंद आया। फिर क्या, दोनों के बीच प्यार का फूल धीरे धीरे खिलने लगा। वह छुप छुप कर मिलने लगे। सुमन को रवि के साथ अच्छा लगने लगा था। इस बीच रवि के कहने पर सुमन कई बार प्यार की सारी सीमा को लांघ भी चुकी थी, लेकिन उसे अब डर लगने लगा था। एक बात पूछे, तुम कब मेरे बापूजी से मेरा हाथ मांगने आ रहे हो? अरे बहुत जल्दी, लेकिन वह क्या है ना, मुझे अभी शहर जाना होगा, बहुत जरूरी काम आ गया है। उसे निपटाकर 3-4 दिनों में आता हूँ, फिर दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन रवि गांव से गया जो उसके बाद उसकी खबर सुमन को नहीं मिली। असल में रवि बहुत ही बदमाश धूर किस्म का आदमी था। वह बस अपना मतलब निकालने के लिए सुमन के साथ प्यार का नाटक कर रहा था। इस बीच सुमन को पता लगा कि वो गर्भवती हो गई है। पहले तो किसी को पता नहीं लगा, लेकिन 8वां महीना में घर वालों को पता लगा। तो हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? कहाँ मुंह काला करवाई है बेशरम। लेकिन अब पानी सर से ऊंचा उठ गया था। इस बीच सुमन की मां को मोहन के बारे में पता लगा। उन्होंने मोहन से सुमन की शादी करा दी। बहरहाल सारी बातों को सोचते हुए रोते चली जा रही थी। तभी उसने देखा कि कोई उसे आवाज दे रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो और कोई नहीं, मोहन था। सुमन, हमें माफ कर दो और अपने घर चलो। माना कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें इस मासूम के साथ इस तरह भटकता छोड़कर हमें कोई गलती नहीं करना चाहिए। अग्नि को साक्षी मान के मैं तुम्हें अपनी पत्नी माना है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी सारी मेरी है। मोहन की बातों को सुनकर सुमन उसे गले लगा लिया। उधर रवि को भी एक दिन उसके किए की सजा तब मिली जब वह फिर से एक बार मालिक को बिना बताए कार लेकर घूमने निकल गया था, लेकिन वहां उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।